हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक लोडेड ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या हो, लोड लगाए गए हों, और लोड का नेचर क्या होगा, किस नेचर के हम लोग लोड लगाएंगे और उस नेचर के हिसाब से ट्रांसफार्मर का वेक्टर डायग्राम हम लोग कैसे खींचेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर का हम लोग फिगर बनाते हैं और इसके बारे में और हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य भाग होता है उसका क्या, ये ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग उसका कोर होता है। यह सबसे पहले आपने एक ट्रांसफार्मर के कोर को बना दिया। ये ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है। यह आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। कोर में दो लॉस होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉस होता है। और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर हम लोग सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। ये जानकारी आपको मैं बताता रहता हूँ। दोस्तों, अब ये कोर हो गया, इसी कोर पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप बाइंडिंग करेंगे कोर पर, और फिर इसी बाइंडिंग को आप लोग क्या करेंगे, सप्लाई से लगाएंगे और एक साइड के लोड से लगाएंगे। तो इधर से देखिए, आपने बाइंडिंग कर दिया। इस बाइंडिंग को यहाँ पर आप सप्लाई से लगाने वाले हैं। और ये सप्लाई कैसी है, सिंगल फेज एसी आपकी क्या है, सप्लाई है। ये सप्लाई है। और जैसे ही यहाँ पर आपने सप्लाई से इसको लगाएंगे, इसमें एक करंट बहेगी प्राइमरी साइड में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, I0, नो लोड करंट कहेंगे। और ये कब बहती है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी क्या हो, ओपन हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लोड लगाने की। तो यहाँ पर जब हम लोग लोड लगाएंगे, लोड लगाने वाले हैं, तो ये लोड है आपका। लोड लगाने से प्राइमरी साइड में एक और करंट बहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, I1 डैश कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, I1 डैश। ये प्राइमरी साइड में एक और करंट बहने वाली I1 डैश। और हम समझेंगे कि यह I1 डैश कैसे बहने वाली है या कैसे बहेगी, और टोटल हमारे प्राइमरी साइड में कितना करंट होने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर N1 टर्न है, यहाँ पर N2 टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग में। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, E1 कहेंगे। जो लोड के साइड में वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, V2 कहेंगे। और जो सप्लाई साइड में वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको V1 कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको सप्लाई से लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी सेटअप होने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन फ्लक्स कहेंगे। ऐसे कोर में फ्लक्स भी सेटअप होने वाला है। ये सब सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया गया है। अब यहाँ पर लोड लगाने के बाद एक करंट बहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, I2। तो जो I2 करंट होती है, सबसे पहली बात कि I2 करंट के बारे में आप जानें, यह हमेशा क्या होती है, लोड के समानुपाती है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। I2 जो करंट होती है वह लोड के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर लोड का मान 0 होगा तो I2 करंट भी आपकी क्या होगी, 0 होगी। यानी I2 करंट तभी बहती है जब हम सप्लाई सेकेंडरी साइड पर लोड लगाते हैं। और जब ये I2 करंट यहाँ पर लोड लगाते हैं तो I2 करंट बहती है, और प्राइमरी साइड में एक करंट और बहती है, I1 डैश। इसको हम लोग को समझना है। तो जैसा कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के बारे में, कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या कहता है। क्योंकि जब मैं वर्किंग पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। यानी एक प्रकार से यह क्या है, हमारी स्टैटिक मशीन है, स्थिर मशीन है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, यह भी मैं आपको समझाया था। परंतु इस वीडियो के लिहाज से एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो फैराडे साहब ने बताया था, उन्होंने अपना 2 नियम दिया था, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। या उन्होंने बताया था कंडक्टर हमारा स्थिर हो और फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करे
तो भी कंडक्टर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फैराडे साहब का पहला नियम था। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह दो तरह से होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह फैराडे के सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, या दूसरी बात कह सकता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह फैराडे के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वह म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब दोस्तों सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जब किसी वाइंडिंग का फ्लक्स अगर उसी वाइंडिंग से लिंक करे तब उस वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और जब किसी वाइंडिंग का फ्लक्स पास में रखी किसी दूसरे वाइंडिंग से लिंक करे तो उस वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो दोस्तों अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक लोडेड ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने से इसमें I2 करंट बहेगी, और I2 करंट बहेगी तो ये I2 करंट आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी बहने वाली है। I2 करंट आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी बहने वाली है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जब I2 करंट बहेगी तो इसमें करंट बहने से एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा, जो कि मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जब भी किसी वाइंडिंग में हमारी करंट बहती है तो उसमें क्या हो जाता है, पूरी की पूरी वाइंडिंग मैग्नेट बन जाती है, और मैग्नेट बन जाती है तो इसका क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। उसी प्रकार से ये I2 करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा, जो कि मेन फ्लक्स, यहाँ पर जो मेन फ्लक्स है उसका विरोध करेगा, जिसकी वजह से मेन फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेन फ्लक्स जब कम हो जाएगा तो यहाँ से मेन फ्लक्स जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा था अब उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो मेन फ्लक्स कम हो जाने से प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगा उसका मान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें बहने वाले करंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो करंट बहती है लोड लगाने के बाद, उसी करंट को हम लोग I0 कहते हैं, उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, I1 डैश करंट कहते हैं। और जो I1 डैश करंट बहती है, आप लिखेंगे I1 डैश करंट बहती है, यह लोड लगाने के बाद प्राइमरी, ऐसे लिख लीजिए, लोड लगाने के बाद प्राइमरी साइड में क्या होती है, लोड लगाने के बाद प्राइमरी साइड में बहती, लोड लगाने के बाद प्राइमरी साइड में बहने वाली क्या है, करंट है। एक बार फिर से आप I1 डैश के बारे में सुनेंगे। जब हम लोग सेकेंडरी साइड में लोड लगाते हैं तो I2 करंट बहती है लोड लगाने से, और इस I2 करंट की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग का एक फ्लक्स पैदा हो जाता है, जो कि मेन फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, जिसकी वजह से मेन फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब मेन फ्लक्स कम हो गया तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है पहले की तुलना में अब कम होगा। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गया तो जो पहले करंट बह रही थी उसका मान भी कम हो जाता है। यानी जो पहले I0 करंट बह रही थी अब इंड्यूस्ड दोबारा जो यहाँ पर लोड लगाने के बाद इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इसकी वजह से जो करंट बहेगी I1 डैश ये पैदा हो गई। तो टोटल हमारी जो प्राइमरी साइड में करंट हो गई, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 जो टोटल करंट होगी वह I1 डैश प्लस I0 के बराबर होगी। यह I1 क्या है भाई, जहाँ I1 क्या है, ये I1 प्राइमरी साइड में टोटल करंट, यानी I1 क्या है आपका, प्राइमरी साइड में आपके क्या है, टोटल करंट। और टोटल करंट क्या है, लोड लगाने के बाद है, लोड लगाने के बाद प्राइमरी साइड में हमारी क्या है, टोटल करंट है। तो दोस्तों अभी I1 करंट के बारे में हमको बताना था, यानी ये I1 करंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये I1 करंट कैसे आई और इसका मान कितने के बराबर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम अब बनाते हैं। तो दोस्तों फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको
कुछ बेसिक जानकारी थोड़ी सी दे दूं कि फेजर डायग्राम अलग अलग सर्किट में अलग अलग टाइप के बनते हैं और सर्किट हमारे क्या होते हैं, जैसे इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट होती हैं। तो जिसमें प्योर इंडक्टर, प्योर रजिस्टर या प्योर कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हमारा प्योर रजिस्टर है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज और करंट होता है, जो वोल्टेज और जो करंट होता है वह क्या होता है, सेम फेज में होता है। वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। वहीं पर अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो हमारी वोल्टेज होती है वह करंट से क्या होती है, ये वोल्टेज होती है वह करंट से क्या होती है, 90 डिग्री क्या होती है, लीड करती है। ये इंडक्टिव सर्किट के लिए है, ये हमारी करंट है। या इसी को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसी को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका वोल्टेज है और यह क्या है, आपकी करंट होगी। इसको लिखा कैसे जाएगा, आई लैग भी बाई 90 डिग्री, यानी जो आई जो होती है वह लैग मतलब पश्चगामी होती है वोल्टेज से 90 डिग्री, या भी लीड आई बाई 90 डिग्री, यानी जो वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री लीड करता है। यह लिखने का तरीका होता है। वहीं पर अगर हम लोग कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में हमारी जो करंट होती है वह वोल्टेज से क्या होती है, करंट जो होती है वह वोल्टेज से, यह हमारी करंट होगी या वोल्टेज होगी, उससे 90 डिग्री क्या होती है, लीड करती है। या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह आपकी करंट है, ये आपकी करंट होगी, यह क्या होगी, आपकी वोल्टेज होगी, यानी यह आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसको बनाया कैसे जाता है, इसको जब हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं तो जो राशि आगे आती है वह लीडिंग होती है और जो राशि पीछे होती है वह क्या होती है, लैगिंग होती है। इसको जैसे इधर देखिए, यह वोल्टेज अगर आपका आगे है तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या होगी, आपकी लैग करेगी। यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या करेगा, लीड करेगा, यहाँ पर करंट क्या होगी, लैग करेगी। उसी प्रकार से इसमें देखिए कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पर करंट आपकी लीड करने वाली है, वोल्टेज क्या है, लैग है। यहाँ पर देखिए आपका जो है करंट आपकी लीड कर रही है, वोल्टेज क्या है, लैग करने वाला है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलने पर जो राशि आपकी अग्रगामी होगी, आगे होगी, वह लीड होती है, लीडिंग होती है। और कितना एंगल लीड करती है इसको भी आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होती है, और इसी के आधार पर हम लोग लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 2-3 बातें आपको मैं यहीं से बता दूं कि अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होते हैं, पहली बात। वहीं पर अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लीडिंग होता है। या इसी बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो करंट होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, लैगिंग होती है। तीसरी बात कैपेसिटिव सर्किट के लिए, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, लीडिंग होती है, या जो वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री लैगिंग होता है। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम अच्छे से आप समझ पाएंगे और बता पाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि कोई भी लोडेड ट्रांसफार्मर होता है तो यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड में लोड लगाते हैं वह लोड ये तीनों नेचर में से किसी नेचर का हो सकता है। लोड आपका रजिस्टिव हो सकता है, लोड आपका इंडक्टिव हो सकता है, लोड आपका कैपेसिटिव हो सकता है, किसी भी स्वभाव का आपका लोड हो सकता है। तो जिस स्वभाव का लोड होगा उसी के आधार पर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। तो तीनों केसेस के लिए हम लोग देखेंगे, रजिस्टिव केस के लिए, इंडक्टिव केस के लिए और कैपेसिटिव केस के लिए हम लोग फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग अब फेजर डायग्राम को समझते हैं, इसका फेजर डायग्राम कैसे खींचा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं एक लोडेड ट्रांसफार्मर का अलग अलग लोड पर, जैसे रजिस्टिव लोड पर, इंडक्टिव लोड पर और कैपेसिटिव लोड पर कैसा वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम बनाया जाता है, इसको आपको समझना है और सीखना है। उसको सीखने के लिए ये चीज़ें आपको कंपलसरी ज़रूरी है जो कि मैंने आपको समझाया। अभी रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव लोड में जो वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री लीड करता है। वहीं पर कैपेसिटिव लोड में हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो करंट होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। ये तीनों की तीनों बातें एक प्योर रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए बताई गई है। अब इसी के आधार पर देखिए हम लोगों ने एक रजिस्टिव सर्किट के लिए, रजिस्टिव लोड के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाए हैं। इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाए हैं और वहीं पर कैपेसिटिव लोड के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाए हैं। तो ये तीनों अलग अलग लोड के
लोड पर हमारा ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम है, इसको समझना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप जो है एक नो लोड ट्रांसफार्मर का कैसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं इसको मैं पहले से ही बता दिया था, उसको आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो हमारा फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है ओवरऑल, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, उसमें फ्लक्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और रेफरेंस फेजर पर हम लोग उसी राशि को लेते हैं जिसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए ये जो रेफरेंस फेजर है, हमने इस पर मेन फ्लक्स को लिया जो कि यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। और यह हम लोग लोड किस तरह के लोड के लिए देख रहे हैं, रजिस्टिव लोड के लिए देख रहे हैं। तो जो रजिस्टिव लोड होगा इसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो जो मेन फ्लक्स होगा, सबसे पहली बात, जो मेन फ्लक्स होता है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री के क्या होता है, पश्चगामी होता है। इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ से आपका 90 डिग्री पर ये क्या है, आपका यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर ठीक 90 डिग्री पर क्या है, आपका मेन फ्लक्स है। और यहीं से यह जो आपका नो लोड करंट है जिसको फाई नॉट कहते हैं, यह फाई नॉट की वैल्यू लगभग 75 से 80 डिग्री के बीच में होती है, यह फाई नॉट है। दोस्तों अभी मैंने बताया प्राइमरी साइड में जो I1 करंट बहती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, यानी ये I1 करंट जो होती है वह I1 डैश और I नॉट के योग से बनती है। तो दोस्तों यह I1 नॉट और I1 डैश और I नॉट यह कैसे आए हैं इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा V1, यह V1 वोल्टेज है, इसी के कारण हमारा E1 और E2 पैदा हुआ है। तो इसको जस्ट अपोजिट साइड में हमने बना दिया। और लोड लगाने के बाद जो I2 करंट बही है, इसकी वजह से प्राइमरी साइड में एक करंट बही है I1 डैश। तो इसकी वजह से यानी I2 की वजह से इसमें बही है, यानी यह क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, विरोध करेगी लेंज के नियम के अनुसार। तो इसके जस्ट अपोजिट में हमने अपोजिट साइड में I1 डैश बना दिया जो कि V1 के सेम फेज में होगा, क्योंकि रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये सेम फेज में हो गया। यहाँ पर I नॉट जो करंट होती है वह 70 से 80 डिग्री लैग करती है। इन दोनों के कारण जो हमारा रिजल्टेंट करंट होता है, जो हमके ला पैरेललोग्राम से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होगा I नॉट कुछ इस तरह से मिलने वाला है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नो लोड पर एक जो है रजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। वहीं पर इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यह V1 है। V1 से 90 डिग्री पर हमारा क्या है, मेन फ्लक्स है। यह 90 डिग्री पर हमारा क्या है, मेन फ्लक्स है। और ये I नॉट है जिसको हम लोग नो लोड करंट कहते हैं, ये 90 डिग्री पर है। यह I नॉट करंट है जो कि फाई नॉट एंगल पर क्या होता है, पश्चगामी होता है। अब दोस्तों यह चूँकि इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग फेजर डायग्राम देख रहे हैं, तो इंडक्टिव लोड में जो वोल्टेज होता है वह करंट से क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर देखिए यह वोल्टेज है। अगर मैंने आपको समझाया था कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दो आगे आएगा वो लीड करेगा। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं तो ये वोल्टेज है, सभी के सभी वोल्टेज लिखे गए। यह क्या है, आगे है और ये क्या है, पीछे है। यानी इंडक्टिव यहाँ पर लोड अगर हम लोग इंडक्टिव नेचर का लगाएंगे तो जो I2 करंट बहेगी वहाँ पर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उससे क्या होगी, पीछे होगी, यानी पश्चगामी होगी। ये कितना डिग्री पश्चगामी होगी ये लोड के हिसाब से निर्भर करता है। तो यहाँ पर पीछे हमने दिखाया I2 करंट को। अब इसी I2 करंट के कारण हमारा क्या बहता है, प्राइमरी साइड में I1 डैश करंट बह रही है। तो इसको जस्ट अपोजिट साइड में हमने दिखा दिया, इसके जस्ट विपरीत दिशा में। अब इधर दो हमारे करंट हो गए, एक I नॉट और दूसरा I1 डैश हो गए। इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट करंट होगा वह I1 होगा, जो कि ला पैरेललोग्राम से मिलाने के बाद हमको मिलता है। तो यह एक इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम इस तरह से बनता है। वहीं पर अगर हम लोग कैपेसिटिव लोड के लिए देखें तो कैपेसिटिव लोड में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट क्या होती है, लीड करती है वोल्टेज से। तो करंट लीड कैसे करेगी, अगर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये करंट है, करंट आगे मिल रही है, ये सभी के सभी वोल्टेज क्या है, आपके पीछे मिल रहे हैं। यानी जो हमारे सेकेंडरी साइड की I2 करंट होगी वह आगे होगी, किसकी वजह से, लोड कैपेसिटिव होने की वजह से। यह आगे है, अब कितना डिग्री आगे है यह आप जो है लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। इसी की वजह से
हमारा जो I1 डैश करंट प्राइमरी साइड में बहती है, तो इसको विपरीत दिशा में आपने बनाया, और V1 से जो I0 करंट बहती है लगभग 70 से 80 डिग्री पर, जो कि फाई नॉट एंगल पर होती है, यह आपको है। अब इन दोनों करंट की वजह से रिजल्टेंट करंट आपकी क्या बन रही है, यह I1 डैश बन रही है। तो इस तरह से हम लोग फेजर डायग्राम समझते हैं। तो एक कैपेसिटिव लोड के लिए फेजर डायग्राम है, ये इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम है, और ये रजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि एक लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम अलग अलग लोड पर हम लोग कैसे खींचते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।